बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपका वीकेंड तो और भी अच्छा गुजरा होगा। और आपने जो जो सोचा था वीकेंड के ऊपर, जो जो प्लान किया था, जो जो आपकी मसरूफियात थी, सब अच्छे से हुई होगी। आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता चूँकि गर्मी आएगी तो बहुत सारे लोग इस वेदर के अंदर शादी करना प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम या इधर जगहों में देख रही थी बहुत शादियां अटेंड करें। सो आई होप कि शादियां वादियां का सीज़न भी अच्छा गुजरे आप सबका। और आज मंडे का दिन है जी। आपको पता है मंडे के दिन वैसे तो हम प्रोग्राम के आगाज़ में पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिक्स से बढ़ के भी इधर हमारे मुल्क के अंदर या ओवरऑल कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका हाईलाइट किया जाना बड़ा ज़रूरी है। और आज हम भीख मांगने वालों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में जी भीख मांगना अब महज गुर्बत की अलामत नहीं रहा है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म कहा जाए, मुनाफा बख्श कहा जाए और बैनुल-अक़वामी सतह तक फैलता हुआ नेटवर्क बन चुका है, जो कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर जो समाजी बहरान है उसको जन्म दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की जो आलमी साख है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में जी वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इतराफ़ किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई भिखारियों की तादाद बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। सऊदी अरब जैसे ममालिक ने जी हज़ारों पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है, जबकि FIA के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों में 4000 से ज़ायद अफराद को मुनज़्ज़म भीख मांगने की बुनियाद पर बैरून मुल्क से वापस भेजा गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह ना सिर्फ सूरत हाल की संगीनी का एतराफ़ किया इस सारे बयान में, बल्कि रियासती नाकामियों के हवाले से भी हम कहें कि निशानदेही करता है तो ये गलत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये लोग वापस आकर सफ़र से क्यों रोके जाते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि वो पहले मुल्क से बाहर जाते कैसे हैं। इमिग्रेशन, FIA, नादरा, दीगर इदारों, ये सब ज़ाहिर एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो फिर कहा जाए कि इनकी भी जो कह ले मिली भगत है, खामोशी है, क्या कहा जा सकता है मुमकिन तौर पे, ये हम सब इस पे आज बात करेंगे। और एक एज ए नेशन हमें बड़ी शिद्दत से सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे नौजवान हैं, मज़दूर हैं और मेहनत कश हैं, दुनिया भर में बेचारे जॉब्स के लिए अपने आप को सेटल करने के लिए कितना जो कह लें और इज़्ज़त से रोटी कमाने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। आप उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखें जो कई कई सालों से वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव या एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाएं। लेकिन ये जो नेटवर्किंग ये जो चल रही है भिखारियों की, और ये अभी सिर्फ सऊदी अरब का मैंने जिक्र किया, ये 2 दिन पहले की खबर है जो कि वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन इससे पहले भी UAE के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर भी इस तरह के मसाइल थे। फिर आपको दीगर ममालिक के अंदर भी जहाँ पे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं जी कि पाकिस्तानियों को देखा गया है भीख मांगते हुए या इस तरह से पैसे मांगना है, दीगर जो भी मामलात हैं, तो क्यों ये बढ़ा है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ ज़हरा खालिद साहिबा मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का एडमिट करना, ये तो अपनी जगह पे एक बहुत कह लें अलार्मिंग चीज़ है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये तादाद कम होने की बजाय, इस पर कंट्रोल किए जाने की बजाय कि जो बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है एंड इट्स वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम। जी यकीनन ये एक इंतहाई अफसोस और तशवीशनाक बात है। और पहले मुल्क से लोग बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि वो भीख मांगने को एक मजबूरी समझते थे, लेकिन अब ये एक पूरा सेटअप है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमारे मुल्क में भीख मांगने को लोग प्रोफेशनल के तौर पे इख्तियार कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें सब लोग मजबूर नहीं होते, कुछ भिखारी गरीब और बेसहारा ज़रूर है, लेकिन ये अब ऐसे अफराद से मुंसलिक हो गए हैं जो कि भीख मांगने को पूरे कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ़ इलाकों, औकात और कमाई बांटने के ज़रिए को अपना प्रॉपर तौर पर कारोबार बना चुके हैं। ठीक है, अच्छा ज़ाहिर साहिबा, अब मामला ये है कि ये लोग जा रहे हैं और अभी सऊदी अरब ने कोई 4700 के करीब पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया है। अब ये पहले तो सवाल ये है कि जा कैसे रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि नादरा का एक सिस्टम है, फिर आपका FIA का सिस्टम है, आपका इमिग्रेशन का सिस्टम है।
और जाहिर है जब हमें वीज़ाज़ भी इशू होते हैं तो बहुत सारी जांच पड़ताल होती है कि जी आप क्या करते हैं, जॉब क्या है, आपका एक प्रॉपर सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। इनको वीज़ाज़ कौन इशू कर रहा है? और फिर साथ साथ इनके साथ एजेंसीज़ हमने सुना है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बाकायदा पूरा एजेंसी और एक नेटवर्क इन्वॉल्व है इनको बाहर भेजने में, और फिर वो कमीशन भी लेते हैं लोगों से। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत से लोग इसमें गैर कानूनी तौर पर भी जाते हैं, जो अमूमन वर्क वीज़ा पे, उम्रा वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगने लग जाते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल सोचने की बात है कि जब हमें ख़बर आती है कि ये वहाँ भीख मांग रहे थे, तो जब ये हमारे मुल्क से जाते तो इनकी कोई सही जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती, और जब ख़बर आती है तो फिर ये सारे जो हुकाम काम कर रहे हैं ये कहाँ पर होते हैं। FIA और इमिग्रेशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो अफराद यहाँ मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनकी सही तौर पे जांच पड़ताल की जाए। इसके अलावा इसमें वही लोग इन्वॉल्व हैं जो बाअसर मकामी लोग हैं। इसके अलावा जाली साज वीज़ा एजेंट्स हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया होता, जो मुल्क से कभी बाहर नहीं गए, लेकिन वो जाली तौर पे इनके पेपर तैयार करके इनको मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली एक एलिमेंट पैसे कमाने का भी है, और इनको लालच दी जाती है कि आपको जो है वहाँ पर बहुत से पैसे मिलेंगे, कारोबार होगा, और भीख अगर आप मांगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो एक्चुअली इनको ये लालच देकर वहाँ भेजा जाता है और इनसे वही वाली जो है कारोबार के तौर पर कमाई बांटने का एक ज़रिया बनाया गया है। अच्छा, ज़ाहिर से आपने कहा कि ये ज़रिया तो बनाया गया है। अब पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसका इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मेरा सवाल भी है मेजरली, अब ये जो डिपोर्ट होके आ गए हैं इसके बाद अब इनको तो साइड पर करके अब एक जो नई लॉट है मुख्तलिफ ममालिक में, सऊदी अरब के अलावा भी दीगर ममालिक ने भी इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया, और UAE ने तो वीज़ा जारी करना भी बंद किए थे कुछ अरसे के लिए इस इशू के पेश नज़र। हुकूमत इसमें क्या कर रही है और उसका क्या रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं है, UAE है, इसके अलावा बहरीन, मलेशिया और दीगर यूरोप ममालिक ने भी पाकिस्तान को भीख मांगने की वजह से उनको डिपोर्ट और उन पर ब्लैक लिस्ट में डालना शुरू कर दिया। हुकूमत की तरफ से अभी कोई भी मुस्तकिल या मौसर प्रोग्राम नहीं देखा गया। कुछ इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जैसे कि सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से बहुत से जो काम हैं वो कागज़ों तक ही महदूद रह जाते हैं और बद इंतज़ामी का शिकार हो जाते हैं। तो अब हमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बातों से निकल कर जो है एक अमली प्रोग्राम बनाया जाए। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अलमिया ये है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं हुकूमत की सतह पर दूसरे ममालिक को हमारे मुल्क से बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। उनको उनकी बहाली, तालीम और हुनर सिखाने के लिए कोई प्रोग्राम ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है ज़ारा साहिबा कि अब अगर ये भीख मांग रहे हैं जो आपके मुल्क के अंदर भी मांग रहे हैं, बाहर जाके भी मांग रहे हैं, अब हुकूमत की तो उसमें ज़िम्मेदारी ये है कि ये इनके लिए जो रोज़गार के मौके हैं, इनको कोई स्किल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्या इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या ये आदत से मजबूर हैं, या ये ईजी मनी कंसिडर करते हैं कि बाहर के मुल्क गए, वीज़ा लिया, भीख मांगी, अच्छी खासी अमाउंट हो गई, कमीशन भी दिया, अपना सिस्टम भी चल गया? देखिए, हम एज़ अ कौम हम इजी रास्तों की तरफ चले गए हैं, और हम ये हमारे पे भी सिर्फ हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, ये हमारे पे भी मुनहसर होता है। आजकल हमारे पास गूगल है और दीगर बहुत से आसान तरीके हैं, हम जाकर ख़ुद बहुत से हुकूमती इदारों में जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है NGO या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी कम्युनिटी में जाकर अवेयरनेस देते हैं इन लोगों को। लेकिन ज़ाहिर बात है एक ईजी मनी है, और इसका सबसे बड़ा इसको ख़त्म तभी किया जा सकता है जब हम इसको अपने मुल्क से ख़त्म करेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये हम फिर बैरूनी मुल्कों को भी मदद मिलेगी हमें ख़त्म करने के लिए। और पहले तो हम इस भीख मांगने को मायूब समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब ये जो है हमारे लिए जो है बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन गया है। अच्छा, मुझे ज़ारा साहिबा ये बताएं कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कानून क्या कहता है जो अब भीख मांग रहे हैं? अब ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लोग ये डिपोर्ट होकर आते हैं इनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती है, इनको छोड़ दिया जाता है, और इसलिए लोगों के अंदर शायद ये डर भी है कि डर नहीं है कि वो डिपोर्ट होंगे तो इट्स ओके, उनको सज़ाएँ थोड़ी मिलनी है।
जी बिल्कुल, देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग डिपोर्ट होकर आते हैं वो सबसे ज़्यादा डरे होते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो दीगर एजेंसीज़ हैं या FIA है, अब इमिग्रेशन है, उनको बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट मिलेगी। और इसी तरह जब वो वापस मिलती आते है हैं तो उनको वो पनिशमेंट ज़ारा साहिबा? मतलब पनिशमेंट तो नहीं मिलती, लेकिन उनके साथ ये होता है कि उनसे जो है पैसे लिए जाते हैं या उनको धमकाया जाता है, बजाय इसके कि वो मुल्क में वापस आए और उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में आकर दोबारा से सेट हो सके या रीइंटीग्रेट हो सके। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि वो छुपते फिरते। अगर आप उनको एक फलाही इदारे में अगर आप काम करें और अगर आप उनको कॉल करें कि अगर आपसे ये हुआ है, हम आपको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करें या आप हमारे साथ आकर स्किल्स सीखें या तालीम हासिल करें, लेकिन वो इसी डर से जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कोर्स जो है नहीं कर पाते कि परहैप्स ये उनको FIA या दूसरी अथॉरिटीज़ की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, और इसके अलावा इसी वजह से जो है वो दोबारा किसी भी कीमत पे जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अभी ये बड़ी अफसोस की बात भी है कि जहां हम सऊदी अरब का जिक्र करें और अथॉरिटीज़, जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात पे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए जो उम्रा या हज के वीज़ाज़ हैं उनके लिए भी या उनकी एंट्री को लेकर भी वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ये कितनी खौफनाक बात है ज़ारा साहिबा? देखिए, आपने पहले भी मुझसे एक सवाल किया था, मैं आपको बताते चलूँ कि अभी तक इसके लिए कोई जामे पॉलिसी मौजूद नहीं है, और अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत लगन से और मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये उनकी इमेज को भी साख को भी नुकसान पहुँचाता है। और ज़ाहिर बात है, अब हर मुल्क हमें गैर शिकनी, गैर संजीदा, गैर ज़िम्मेदार नज़रों से देख रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हम इससे सऊदीया, इससे बहुत से पाकिस्तानियों के भी जो है फीलिंग्स हर्ट होती हैं, क्योंकि हमारी एक ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ारा खालिद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। जी, पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क जाकर भीख मांग रहे हैं और उसकी वजह से बहुत मेजर कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, चाहे वो UAE है, सऊदी अरब है, और अभी रिसेंटली जो सऊदी अरब ने 4700 के करीब जो पाकिस्तानी भिखारी उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी और क्या इस पे मामला होगा, और सबसे बढ़कर वही कंसर्न अपनी जगह पे मेरा मौजूद है कि ये लोग डिपोर्ट होकर तो आ गए, लेकिन ये गए कैसे? ये सारे प्रोसेस को जो कह रहे पार करके वहाँ पहुँचे और भीख मांगा, तो ये यहाँ से जो ग्रास रूट लेवल है वो इशू क्या है उसको एड्रेस किया जाना बड़ा ज़रूरी है। और जो एजेंसीज़ हैं जो इनको भेज रही हैं कमीशन बेस के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत किस तरह से क्रैकडाउन करेगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ क्रिकेट की बात करेंगे और आपको पता है कि PSL जारी है। सीज़न 10 के 10वें मैच में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची किंग्स को 17 गेंदों कबल जो है 17 गेंदों कबल 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। और कराची के नेशनल स्टेडियम में जी मैच हो रहा था। इस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया और अपनी मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पे जी इस वक्त इस्लामाबाद की जो पोजीशन है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जबकि कराची किंग्स का कल जो बैटिंग लाइनअप था वो इस्लामाबाद के बॉलर्स के सामने बड़ा बेबस सा नजर आया। पूरी टीम जो मुकर्रर 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन स्कोर कर सकी और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो टारगेट को बड़े इजीली चेस किया, जहां शादाब खान का जो कैप्टन एज ए कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस थी और फिर आजम खान की एक अच्छी परफॉर्मेंस ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरी जानिब जी एक बार फिर कुछ सर्जरी नहीं, चेंजेस की बात करेंगे, सर्जरी की बात नहीं अब हम करेंगे। कौमी टीम के जो नए हेड कोच हैं और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के ओहदों के लिए बाकायदा तौर पे एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है, जिससे एक बार फिर ये आपको हिंट और क्लू, वैसे तो हमें इस बात का यकीन था कि चेंजेस होंगे PCB के अंदर, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये ऐलान सामने आया है जब आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक जो बुरी तौर पर कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया था। अलबत्ता सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। पहले तो हम कल इस्लामाबाद और कराची के मैच पे तज्जिया लेंगे और उसके बाद इन चेंजेस पे बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ शब्बीर साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुश
खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी फेवरेट टीम ने कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा तरीके से इजीली टारगेट को चेस किया। पहले तो अच्छी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फिर कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। काशिफ आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आपका माइक आई गेस म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लें। सॉरी, बिल्कुल Yes, म्यूट हुआ बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ये है कि बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रहा है, बड़ी जेल हुई टीम है ये, और अभी तक चारों मैच जिस तरह आपने बताया चारों मैच वो जीते हैं। अच्छी बात ये है कि जो कैप्टन है ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग बैटिंग दोनों में शादाब खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो कॉम्बिनेशन टीम का बना हुआ है वो बहुत अच्छा है। आप देखें साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप स्कोरर है, जेसन होल्डर टॉप विकेट टेकर है, तो दोनों जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं, तो इसलिए यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है और अपने होम ग्राउंड में भी अच्छा मैच खेला और आप कराची जाके भी अच्छा मैच खेला। ये विकेट आसान नहीं थी, डबल पेस विकेट थी। एक तो टॉस जीतना बहुत अच्छा रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और उसके बाद कराची को जिस तरह उन्होंने बांध के रखा वो बहुत ज़बरदस्त था। 128 का एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन अपना टेम्पो जो है उसी तरीके से बरकरार रखा साहबजादा फरहान ने और आज़म खान ने, और प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, आपने आज़म खान का जिक्र किया, टॉकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस, आए रहे हम आज़म खान पे क्रिटिसिज्म भी बड़ा सुनते हैं, और लेकिन जब PSL के ऐसे मैचेस होते हैं तो वही बात है कि टीम बड़ी अच्छी जेलिन हुई होती है, तो ऐसे में कोई प्लेयर जो परफॉर्म ना कर रहा हो उस पर बात करते हैं फिर। लेकिन जब आज़म ने कल परफॉर्म किया, जो एक्सपेक्टेशन रहती है आज़म से, कल क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ थी काशिफ? कल एक तो आज़म को ओपन करवाया, देखें ओपन आने में आप जब वो पावर प्ले होता है, दो सिर्फ फील्डर सर्कल से बाहर होते हैं, तो वो एक बैटर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपनी फॉर्म रीगेन कर सकता है, क्योंकि अगर कोई मिस क्यू हो, कोई गलत शॉट हो, वो भी मतलब बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिर्फ दो फील्डर्स बाहर होते हैं। और दूसरी बात है कि हमने देखा कि आज़म खान जो है वो इस तरह की लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ लीग्स हैं वहाँ आज़म खान अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, जब नेशनल स्क्वाड में आते हैं फिर उनकी डिफरेंट मतलब एक और कैटेगरी में चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कल आज़म खान अच्छा, और चूंकि एक ऑफेंसिव प्लेयर है, डिफेंस पे जाते नहीं है, अटैक करते हैं, तो इसलिए वो उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है और टीम को भी उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली फ़ायदा मिला। कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी कल, स्कोर अच्छा नहीं था 120, इट वाज लाइक नॉट अ हाई स्कोरिंग मैच फॉर कराची किंग्स। देखें कराची किंग्स का मुझे लगता है सबसे बड़ा सेटबैक डेविड वार्नर का फॉर्म में ना होना, उनका अच्छा परफॉर्म ना करना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अभी इन चारों मैचेस में मेरा ख्याल है उनका हाईएस्ट जो है वो 30 है डेविड वार्नर का, और अब डेविड वार्नर जैसा कैलिबर हो जिस प्लेयर का, उससे हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कराची किंग्स जो है वो मेनली 3 प्लेयर्स पे इस वक्त खेल रही है, टिम साइफर्ट, डेविड वार्नर और विंस के ऊपर। उसमें से विंस भी एक मैच में स्कोर किया और कराची किंग्स वो जीत गया। साइफर्ट जो है वो ऊपर में कुछ ना कुछ उनको परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो इरफान नियाजी हो, उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे नहीं आ रही। शायद मेरा ख्याल है कोई बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा शफल करने की ज़रूरत है, नबी को ऊपर लाने की ज़रूरत है, ताकि नबी जो है वहाँ थोड़ा परफॉर्म करे, थोड़ा टाइम विकेट पे गुजारेगा तो शायद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। हमने देखा इंटरनेशनल मैचेस में भी नबी जब टाइम लेता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो वहाँ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है इनको डेफिनेटली। ठीक है, अभी चूँकि जिस तरह से हम ओवरऑल PSL में आपने उस दिन भी काशिफ बात की थी कि 200 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, बट इट्स नॉट दैट हाई स्कोरिंग मैचेस, बिकॉज हमने लीग्स में नॉर्मली देखा है कि जब एक टीम अच्छी जेलिन हो जाए, उसका मोमेंटम बिल्ड हो जाए, तो हमने अच्छे स्कोर्स भी देखे हैं, और अभी रिसेंट टाइम्स में भी 300 के अराउंड हमने देखा है। व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, और अब चूँकि लाहौर में भी मैचेस होने हैं, कराची की पिच एज यू सेड कि बड़ी इतनी आसान नहीं थी, लाहौर की पिच किसके लिए ज़्यादा आप समझते हैं बैटर्स और बॉलर्स के लिए फेवरेबल होने वाली है इस लीग में? देखें ट्रेडिशनली हमने ये देखा है कि लाहौर के विकेट जो है वहाँ पर रन ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा रन्स हमने पिंडी के विकेट पे देखे, उसके बाद मुल्तान, लाहौर और फिर एंड में कराची के ऊपर। तो लाहौर में लगता है ऐसे अगर कंड्यूसिव हुई टुवर्ड्स बैटिंग तो डेफिनेटली वो हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, और वहाँ पर जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो कोशिश यही करेगी कि वो पहले बॉल करे
ताकि ये है कि वो जो ड्यू फैक्टर है उससे वो बच सके। लाहौर में ड्यू फैक्टर भी डेफिनेटली होगा, तो उससे बचने के लिए टीम पहले बॉलिंग करेगी, अपना एक टारगेट सामने रख के उसके बाद टारगेट को चेस करेगी। लाहौर में एनीथिंग अराउंड 200 शुड बी अ गुड टोटल, तो इसलिए वहाँ पर वो करना बहुत ज़रूरी होगा बैट्समैन को। तो थोड़ा एक आध ओवर जो है ना वो देखना चाहिए। असल में T20 का ट्रेंड ये बन गया है कि आप जाते साथ ही वो मार बस हो गई है। जबकि 120 गेंदें आपके पास होती हैं, आप 2-4 गेंदें एहतियात से देख सकते हैं, एक आध ओवर खेल सकते हैं, उसके बाद अपने आप को जब सेट हो जाए फिर स्कोर आगे लेकर चलें। तो मेरा ख्याल है ये देखने की बड़ी ज़रूरत है, एक टारगेट सेट करके उसके मुताबिक टीम प्लान के साथ जाए, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद जो है कंसोलिडेट किया जाए और फिर आखिरी 4-5 ओवर में फिर आप जो है वो ऑल आउट जा सकते हैं ताकि स्कोर को अच्छे तरीके से आगे लेके जाया जा सके। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, आपकी फेवरेट टीम? अब तो मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता मेरी सपोर्ट भी इस्लामाबाद की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जितना अच्छा वो कर रहे हैं परफॉर्म। कहाँ तक देख रहे हैं जी? जाहिर है अब एक अच्छा उन्होंने अपनी पोजीशन को सेट कर लिया है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, बाकी टीम्स 2 के फ्लक्चुएट कर रही हैं, बट स्टिल किसको आप ज़्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद समझते हैं कि जो टीम बेहतर होगी आइंदा आने वाले मैचेस में? मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कम बैक कर सकती है अभी भी। अच्छा। पेशावर ज़ल्मी के लिए प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स वो है वो कम बैक कर सकती है। उसके अलावा मुकाबला जो है वो होगा आखिरी 2 टीमों में इन दोनों का ही। मेरा ख्याल है कराची किंग्स शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, इन 3 में से 2 टीमें जो हैं वो बाहर रहेंगी, बाकी सारी टीमें क्वालिफाई कर लेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आपके सामने है, उनको सिर्फ 1 या 2 मैच और चाहिए तो वो तो क्वालिफाई कर जाएंगी। लाहौर कलंदर चूँकि अब अपने होम ग्राउंड पर चले गए हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पर उनको एक एज डेफिनेटली होगा और वहाँ पर वो बड़ा मुश्किल है लाहौर कलंदर्स को वहाँ पर हराना। और कराची किंग्स क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल कर अब जाएगी, आउट ऑफ होम ग्राउंड खेलेगी, तो इसलिए कराची किंग्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज डेफिनेटली होगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि वार्नर अगर वापस फॉर्म में आ गए, चूँकि आगे लाहौर की विकेट जो है वो वार्नर के लिए बेहतर होगी, बैटिंग ट्रैक होगा, वहाँ वार्नर जो है वो स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ वार्नर जो है वो अच्छा प्ले कर सकते हैं कराची किंग्स के लिए। तो मुझे लगता ये है कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जिस तरह टेबल दिखा रहा है, यही दोनों मुख्तलिफ मुश्किल में है। मुल्तान सुल्तान तो डेफिनेटली मुश्किल में है क्योंकि 3 मैचेस तीनों हार चुके हैं, अगर वो 1-2 मैच और हार गए तो दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक हो गया। अच्छा, आपने भी बात की होम ग्राउंड की, जाहिर है ये हम जब लीग में बात करते थे तो होम ग्राउंड की टर्म हमें बड़ी थोड़ी अनहोनी सी लगती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है अच्छा कराची वाले कराची में थोड़ी खेलते हैं, तो किसी भी ग्राउंड में खेलते हैं। तो क्या वाकई इन लीग्स को, चाहे वो इस्लामाबाद है या कराची है या लाहौर है, जो टीम्स उस शहर की हैं, उनको एडवांटेज होता है होम ग्राउंड का, अगर वो कदाफ़ी में लाहौर कलंदर्स खेल रही है या कराची किंग्स नेशनल स्टेडियम में खेल रही है? देखें, होम ग्राउंड का एडवांटेज 2 किस्म से होता है। एक तो ये होता है कि आपको विकेट जो है वो आपके मतलब की बनती है और आपको उसके हिसाब से, आप चूँकि प्रैक्टिस ज़्यादा वहाँ पर कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि विकेट ने कैसा बिहेव करना है। और दूसरी बात है क्राउड जो है वो सारा टिल्ट होता है टुवर्ड्स द होम टीम, तो इसलिए वो एक एज डेफिनेटली होता है। क्राउड की सपोर्ट आपके साथ हो, पीछे बैक कर रहा हो पूरा क्राउड, तो वो सपोर्ट एक मिलती है होम टीम कराची में। पहले वाले मैचेस में तो कम देखा था, इस बार क्या अच्छे क्राउड या लोगों की है उधर वहाँ पे जो अटेंडेंस है? नहीं, कराची में तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कराची में क्राउड डेफिनेटली कम है, लेकिन क्राउड लाहौर में ज़्यादा नज़र आएगा, मुल्तान में ज़्यादा नज़र आएगा, पिंडी में हमने देखा बहुत अच्छा क्राउड था, ऑलमोस्ट फुल स्टेडियम जा रहे थे। तो इसलिए लाहौर को, जिस तरह हमने कहा ना कि वहाँ एज डेफिनेटली मिलेगा क्राउड का, तो इसलिए वो एडवांटेज से पूरा वो कैपिटलाइज करेगी लाहौर की टीम। हाँ, एडवांटेज तो मिलेगा, निकलते भी हैं। कराची में आई डोंट नो, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वैसे मुझे लगता है कराची के लिए इट्सेल्फ बड़ा मुश्किल होता है एक्सेस स्टेडियम तक, जैसे आपने भी उस दिन बात की थी, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसाइल हैं वहाँ पे, फिर ट्रांसपोर्ट और दीगर इशूज़ बहुत सारे ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छा जी, एक और जो खबर थी जो मैंने अपने इंट्रो में भी किया था कि आकिब जावेद साहब चूँकि अब बुरी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी पे हेड कोच मुकर्रर किए गए थे, अब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। अब तो पीसीबी ने एडवर्टाइजमेंट्स कर दिए हैं, तो ये जो चेंजेस होंगे, हम फिर एक और धचके के लिए तैयार रहें या एक्साइटमेंट के लिए तैयार हैं? काशिफ, क्या मिलने वाला है हमें, सरप्राइज़ और व्हाटएवर? देखें, एक तो बात यह है कि ऐड को देना और एडवर्टाइज करना मेरे ख्याल है पॉजिटिव चीज़ है,
मेरिट पे फैसले होने चाहिए, जो बंदा डिज़र्व करता हो उसको एज अ हेड कोच लेकर आना चाहिए। एक पूरा TORs उनके सेट होने चाहिए और देखना ये पड़ेगा कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, कितनी टीमों को उन्होंने जिताया है। तो ये सब चीज़ें देखने की बड़ी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे और टीम क्या जा सकती है जहाँ तक पहुँच चुकी है। इससे या तो ऊपर ही आएगी या यहीं पर रहेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट आपके बहुत ज़्यादा है। हम ये देखना चाहते हैं कौन अच्छा कोच जो है वो आएगा, और मेरी तो दुआ ये है कि कोई इंटरनेशनल कोच ही आए पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मॉडर्न रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने क्रिकेट को ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तानी कोच को लाएंगे, अगर तो क्राइटेरिया ये है कि किसने अपने टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया है उसको एज अ हेड कोच लेकर आएंगे, तो मेरे ख्याल है ये क्राइटेरिया गलत हो जाएगा। देखना ये पड़ेगा कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या वो डिलीवर कर सकता है टुवर्ड्स टीम, क्या वो इनकलकेट कर सकता है इन द टीम मेंबर्स। वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रिजल्ट आएंगे, तभी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट ला सकते हैं। अगर T20 का वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल सर के ऊपर है, उसके अलावा टेस्ट मैच की चैंपियनशिप चल रही है जिसमें पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, वहाँ से पाकिस्तान ने ऊपर आना है। तो इसलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मेरा ख्याल है PCB को करना वही चाहिए जो सारी दुनिया करती है। वाइट बॉल के का कोच अलग और टेस्ट मैचेस का कोच अलग होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों फॉर्मेट का। तो इसलिए ये देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जिस लेवल पे पहुंच चुका है अब ऊपर ही आएगा, मजीद नीचे तो हम जा नहीं सकते। बिल्कुल, वी आर ऑलमोस्ट एट द बॉटम नाउ। अब इससे नीचे और क्या ही जाएंगे, क्या ही कर लेंगे। यू आर सो राइट। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। काशिफ शब्बीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, मैचेस के ऊपर और PCB में जो चेंजेस के हवाले से कि सेइंग के कुछ पॉजिटिव साइन है, जाहिर है अच्छी बात है, लेकिन मैरिट के ऊपर अगर चीज़ें और डिसीजंस होंगी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी बेहतरी आएगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज हम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को याद करें, उनकी 87th डेथ एनिवर्सरी है। इसके हवाले से जी हमारे पास एक रील है, रील वाइन के नाम से एक चैनल है जो कि मुख्तलिफ जो AI जो एनिमेशंस हैं या उसके AI के जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मुख्तलिफ चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। आज उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से रील बनाई है, आपको दिखाते हैं। In the lecture halls of Heidelberg and Munich, Allama Muhammad Iqbal immerses himself in the philosophy of Nietzsche, Kant and Goethe, refining his intellectual outlook. While in Germany, strengthening his command of the language, Iqbal shared a quiet connection with his German teacher Emma Wegenast, exchanging letters. As he mastered German, their bond deepened, with him even correcting her grammar, reflecting their mutual respect. By the Neckar River, Iqbal wrote Ek Sham for Bangadara, inspired by the serene landscape. Iqbal spent 4 years in Germany, mastering German and earning his PhD with his thesis, The Development of Metaphysics in Persia, which he wrote in German. This experience shaped his intellectual and poetic legacy. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आपको पता है गर्मियों का मौसम जब आता है तो ज़ाहिर है हर मौसम के साथ साथ उसके ट्रेंड्स, उसकी जो फैशन होता है, कट्स होते हैं, कलर्स पैलेट होता है, वो सब तब्दील हो जाता है। तो हम आज इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से जो गर्मियों के वेदर में किस तरह के कट्स हैं, किस तरह के प्रिंट्स हैं, कौन से कलर्स हैं वो इन हैं, कौन सा कलर आउट है। नरगिस बेग साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ किचन के अंदर आपको पता है जी गर्मियों में अच्छी ठंडी ड्रिंक्स का जो मज़ा होता है वो किसी और चीज़ में कहाँ होता है। तो आज हम ड्रिंक्स को लेकर और गर्मियों के मुनासबत से कुछ रेसिपीज़ जानेंगे। हमारे साथ साइमा बशीर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू। आप क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं 2 मॉकटेल बना रहे हैं। इनमें से एक हमारे जो प्योर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रिंक होगा और एक इंटरनेशनल है जिसमें स्ट्रॉबेरी विद
ऑरेंज जूस है। ओके, और हाँ जी, जो और ये- ट्रेडिशनल है वो क्या है? उसमें हम लस्सी बना रहे हैं। लस्सी बना रहे हैं, अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। चले आप अपना काम स्टार्ट करें, मीनवाइल हम आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, गर्मियों में ट्रेंड्स बदल जाते हैं, ज़ाहिर है कलर्स बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। सर्दियों से अब चूँकि ये वो वेदर होता है जिसमें हम सब अपनी वार्डरोब को रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो क्या ट्रेंड्स है आजकल? बिल्कुल, ट्रेंड्स तो आजकल जैसे कि आप जानती हैं कि हर दफ़ा समर में एवरी ईयर शलवारों का बहुत ट्रेंड आता है। एंड यू नो कि अभी रिसेंटली जो ईद गुजरी है उस पर फ़र्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। तो राइट नाउ तो आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ फ़र्शी शलवार। और स्ट्रेंज थिंग इज़ कि अभी 40+ और 50+, बल्कि 60+ ख़वातीन भी हैं, वो भी फ़र्शी शलवार की डिमांड कर रही हैं। तो आजकल तो शलवार का अगेन जो सीज़न है वो ट्रेंड में है, बट जो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते वो स्टिल जो है वो ट्राउज़र लॉन्ग शर्ट्स के साथ ही वेयर कर रहे हैं। अच्छा, भी आपने फर्शी शलवार की बात की गई, जो हमने ईद पे और बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रेंड है। आई रिमेंबर मैंने अपनी अम्मी की बहुत सारी शलवारें ऑल्टर करा के यूटिलाइज की हुई हैं, तो उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड था, और अब आकर कहीं हम ट्राउज़र लॉन्ग शर्ट्स में उस फैशन को भूल चुके थे। क्योंकि फैशन रिपीट होता है, ऑब्वियसली हर चीज़ जो है ना वो दोबारा से मॉडर्नाइज होकर आती है। आप देखेंगे इसी तरह से आपने मदर्स को पिक्चर्स में भी देखा होगा, और कुछ ब्लैक एंड वाइट उनसे भी बड़े जो उनके पिक्चर्स में, तो बेल बॉटम ट्राउजर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए हैं। वो भी एक पुराना फैशन है। प्लस जो बेल बॉटम स्लीव्स हैं या स्लीवलेस है या पफी स्लीव्स हैं, वो भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पहले ये ट्रेंड में होते थे, और अगेन यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, कलर पैलेट्स को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। समर्स में इज लाइक वेरी डार्क टोन कलर्स, ब्राउन्स एंड ब्लैक्स एंड ग्रेज, हम ये सब प्रेफर करते हैं, लेकिन जैसे विंटर्स आती हैं फिर हमें हमारा कलर पैलेट भी इस बार समर्स में क्या कलर पैलेट है? समर्स में इस बार तो न्यूड शेड्स ही ट्रेंड में है, और न्यूड्स में ब्राउन्स हैं, पीचीज़ हैं, प्लस यू नो कि वाइट इज़ द मोस्ट प्योरिटी कलर। वो भी वाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, क्योंकि आप उसको फुल वाइट पर वाइट एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है। वाइट ट्राउजर्स, वाइट एम्ब्रॉयडर्ड शलवार्स आर इन ट्रेंड ऑल्सो। तो उसके साथ वाइट कुर्ता बहुत चलते हैं, जो एक तारकशी का काम होता है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड अगर चीज़ों की बात करें, वो भी बहुत टिपिकल एक अच्छी ट्रेडिशनल लुक लगती है कि आप एम्ब्रॉयडर्ड वेयर करो। और उसमें भी बहुत लाइट टोन्स हैं, पिंक्स की हैं, पीच की हैं, न्यूड हैं, प्लस ग्रीन्स एंड ब्लूज आर ऑल्सो इन ट्रेंड अ लॉट। अच्छा, बिकॉज ब्लूज में the one you are wearing right now, yes, green. olive green, it's olive Okay. green. तो ग्रीन के शेड्स इसलिए होते हैं कि वो आपको एक फ्रेशनेस का लुक देते हैं। ऑब्वियसली समर्स में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जब आप ठंडे कलर्स पहनते हैं जिनको हम कहते हैं बहुत ही सेटल सी टोन होती है, तो दीज आर आइस ब्लूज एंड ग्रीन्स। अच्छा, quad sets, they are very comfy. ये तो शलवार जो हम ईस्टर्न वे में बात करें, the one you are wearing right now is like a 3-piece kind of thing, but लोग बहुत ज़्यादा quad सेट्स को पहन रहे हैं, और इनफैक्ट बहुत लूज फिट और इस तरह के कपड़े बड़े इन ट्रेंड रहते हैं। सो इसके हवाले से बताएं, ये फैशन ये भी पहले मैंने देखा हुआ है बहुत टाइम पहले। कोट सेट तो लास्ट 2-3 ईयर से ट्रेंड में है, और वो काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। कंफर्टेबल इसलिए फील किया जाता है, एक तो आपको अलग से ट्राउज़र स्टिच नहीं करवाना पड़ता, सेम फैब्रिक के साथ आप सिंगल कलर में भी जा सकते हैं, प्रिंटेड टॉन्स में भी जा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या है। बट अभी जो समर में ज़्यादा ट्रेंड में है वो सिंगल टॉन्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंट्स। बट प्रिंट्स में अगर हम बात करें तो वो लॉन में यू नो कि ईस्टर्न में चला जाता है, और अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो उसमें सिंगल टॉन ज़्यादा ट्रेंड में है, जो कि कोट सेट में भी हैं, प्लस लॉन्ग लेंथ्स में भी हैं, मैक्सीज में भी आप देखेंगे कि सिंगल टॉन्स बहुत ज़्यादा प्लीट्स के साथ, चुनेट्स के साथ एक लॉन्ग लेंथ्स, वो भी ट्रेंड में अभी मिक्स एंड मैच ही चल रहा है कुछ। हाँ, वैसे फैशन इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। कभी आप अब जैसे हम फर्शी शलवार, ये अभी ईद पे शोर मचा, लेकिन हालांकि 1-1.5 साल से ये फर्शी शलवार चल रही थी, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक हाइप आई, और फिर कलर पैलेट को लेके उसके अलावा भी आई थिंक जो हमारे कट्स हैं विद टाइम दोबारा से रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे आपने फर्शी शलवार की बात की, शलवारें बिल्कुल ट्रेंड में होती हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादा ट्रेंड आता है। हाँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ईद, क्योंकि ईद था और सब ने कपड़े ज़्यादा बनाने थे, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड हुई, बहुत ज़्यादा हाइप इसको क्रिएट कर दी गई, तो फर्शी शलवार इसलिए ज़्यादा नज़रों में आ गई, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, क्योंकि वो ईद की वजह से सब ने ड्रेसेस जो है ना वो सब फर्शी शलवार वाले बनाए। अच्छा, प्रिंट ऑन प्रिंट्स का भी एक टाइम पे बड़ा रिवाज चला था, सेम प्रिंट की शलवार और कमीज चल रही थी विद प्लेन दुपट्टास। आर दे इन ट्रेंड आल्सो? येस, ऑल्सो इन ट्रेंड राइट नाउ डेज। अभी काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया है, प्रिंटेड ही ट्राउज़र है, लूज प्लाजो लाइक कॉट सेट यू नो, और जो फर्शी शलवारें हैं वो भी प्रिंट में चल रही हैं। बट फर्शी शलवारें ज़्यादा प्लेन में इसलिए ट्रेंड में आती क्योंकि सिंगल कलर आपको हमेशा मज़ीद यंग लुक देता है और फ्रेश लुक देता है। तो आई थिंक पर्सनली आई लाइक कि आप
जो सिंगल कलर्स है, जो प्लेन टोन्स है, उनको चूज करें। उसमें आप स्लिम भी लगते हैं, यंग भी लगते हैं, ज़्यादा स्मार्ट लुक आती है। प्रिंट में आप थोड़ा सा अक्सर कभी अगर आप अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट चूज कर लेते हो तो वो आपको थोड़ा बल्कि शो करता है। या आई एग्री। और मुझे लगता है प्लेन या जो सिंपल सिंगल कलर पैलेट है, इट्स लाइक वेरी ट्रेंडी और वो बहुत हमेशा स्लीक और क्लासी लगता है। और वो बहुत सेफ साइड है। हाँ, सेफ साइड है कि आप कोई सा भी कलर चूज करो, लाइक अकॉर्डिंग टू वेदर एंड अगेन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी प्लस योर एज ग्रुप। तो उसके हिसाब से आप कोई भी सिंगल टोन प्यारा सा खूबसूरत सा कलर लाइट सा ले लें समर के हिसाब से, और खूबसूरत से बटन्स उस पर लगा लें, कोट सेट बना लें, आप लॉन्ग शर्ट बना लें, मैक्सी बना लें। वो कलर इतना खूबसूरत होता है कि आपको बहुत अपील करता है। मिनिमल अब मुझे लगता है हमेशा समर्स में अच्छा लगता है। ओवरडन चीज़ें वैसे सारी ईद वगैरह पे हम कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप रेगुलर या कैजुअल वेयर के लिए कर रहे हैं तो सिंगल कलर विद मिनिमल डिटेल्स दे लुक रियली नाइस। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है वेडिंग सीजन भी होता है। मैं पहले इस पे आने से पहले मैं फैशन अवेयरनेस के हवाले से पूछना चाहूँगी। भी जैसे आप कह रही है कि बहुत सारे लोग प्रिंट के ऊपर पहन लेते हैं जो कि उनको थोड़ा बल्कि शो करता है। कुछ लोगों को अपने कलर का आइडिया नहीं होता कि समटाइम्स कुछ टोन्स आप डार्कर लग रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हालांकि उस तरह से नहीं होते। सो ये जो फैशन या जो सेंस है लोगों में, वो टाइम यू थिंक कि आ रही है ज़्यादा या आ चुकी है बहुत ज़्यादा? बिल्कुल। मैं क्रेडिट देना चाहूँगी सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल गया। इवन हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि इनको मार्केट में जो फैशन चल रहे हैं ना, इनको हमसे ज़्यादा पता है, बिकॉज हम सिर्फ अपने ब्रांड को देख रहे होते हैं और वो हर ब्रांड को सर्च कर रहे होते हैं, हर ब्रांड से चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं। प्लस ऑनलाइन शॉपिंग जब से है तो वो हर डिज़ाइन आपको घर बैठे अवेलेबल है। आप उसे खोलें, इंटरनेट पे सर्च करें और आपको हर चीज़ फैशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू नो कि आप घर पे बैठकर भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल लोगों को फैशन का ज़्यादा नॉलेज है। इवन कि जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो भी जब मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, स्पेशली ड्रामास देखती हैं, मूवीज़ देखती हैं, उनको भी फैशन ट्रेंड का पता होता है, नॉलेज होता है। और आजकल आप देखें कि मर्द हजरात ने भी अपने आप को फैशन से बहुत ज़्यादा कंसर्न करना शुरू कर दिया और वो भी बहुत टची और बड़े सेंसिटिव हो गए अपने आप को लेके। तो ये अच्छी बात है। ये सब क्रेडिट जो है आई थिंक सोशल मीडिया को जाता है। सो टेल अस अबाउट योर ब्रांड। क्या नाम है उस ब्रांड का और आप किस तरह के कपड़े बनाती हैं और ज़्यादातर इन डिमांड किस तरह के कपड़े या वार्डरोब आप लोग प्रेफर करते हैं? माय ब्रांड नेम इज़ नैनसुख बाय नरगिस और इसमें हमारा जो मेन लाइन है वो तो वेस्टर्न है, एज आई एम वेयरिंग। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि हम वेस्टर्न ईस्टर्न को कुछ ऐसा मिक्स फ्यूजन क्रिएट करें जो कि हर तरह की, हर एज ग्रुप की लेडीज़ जो हैं, हर तरह की बच्ची, हर तरह की घरेलू औरत उसको वेयर कर सके। बिकॉज हमारे माइंड में ये होता है कि शायद वेस्टर्न है तो कोई न्यूडिटी शो होगी या कोई अच्छा लिबास नहीं होगा या फैमिली एतराज़ करेगी। तो मैं ये पर्सनली कोशिश करती हूँ कि अपने कपड़ों में एक तो कवर्ड रखूँ फुल स्लीव्स के साथ, लॉन्ग लेंथ्स के साथ, लेकिन कट्स और कलर्स इतने खूबसूरत हों कि आपको ये लगे कि आपने बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है। आप फैशन भी करें लेकिन एक लिमिट में रहते हुए, जिस पे आपकी फैमिली भी एतराज़ ना करे। और लाइक अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप उसमें कंफर्टेबल भी फील करें। इफ़ यू आर वर्किंग विद अ मेल तो आप उसमें भी अपने वर्किंग आवर्स में कंफर्टेबल फील करें। बेशक आपने वेस्टर्न पहना है एंड विदाउट दुपट्टा भी इवन पहना है, लेकिन वो इतना कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि यू नो कि अभी डीप नेक लाइन्स का ट्रेंड नहीं है। अभी बिल्कुल शॉर्ट और जो है ना वो ब्रॉड नेक लाइन्स का ट्रेंड है, जो कि जस्ट बेस शेप गला जिसको हम बोलते हैं, बोट शेप चल रहा है और ज़्यादा कॉलर ट्रेंड में जाता है। तो आई थिंक कि वेस्टर्न को अगर आप मॉडर्नाइज करके और बहुत डिसेंसी के साथ पहनो तो वो ओवर नहीं लगता अकॉर्डिंग टू योर एज। तो एज को देखते हुए हम लॉन्ग मैक्सीज भी बनाते हैं, प्लस हम ये 3 पीस 2 पीस लाइक आई एम वेयरिंग विद अ वेस्ट कोट। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप विदाउट कोट भी इसको वेयर कर सकते हैं, विद कोई इनर के साथ, आप फुल स्लीव्स के साथ वो भी वेयर कर सकते हैं, आप कोट के बगैर भी पहन सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह की वैरायटी अपने क्लाइंट को दें और अकॉर्डिंग टू योर बजट। मतलब हम कस्टमाइजेशन में इतना ज़्यादा क्लाइंट को फ्रेंडली रखते हैं कि उनके माइंड में ऐसी कोई बात ना हो कि हम डिज़ाइनर के पास आए हैं तो हमें बहुत लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाएगा इन द एंड। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम कस्टमाइजेशन में पहले क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम मिनिमम टू मिनिमम को डिज़ाइन करके देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सपोज मुझे कोई भी ऐसी इंडियन एक्ट्रेस की पिक्चर आ जाती है कि हमारा वेडिंग सीजन है, मुझे ये साड़ी चाहिए। ऑब्वियसली देयर ड्रेसेस आर टू मच एक्सपेंसिव, बट उसी को हम सेम लुक के साथ थोड़ा फैब्रिक चेंज कर दिया, थोड़ा काम चेंज कर दिया, उसको एम्बेलिशमेंट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया उसके साथ, लेकिन हम लुक प्रॉपर वही क्रिएट करते हैं जो क्लाइंट को चाहिए होती है उनके बजट में रहते हुए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप अगर एक चीज़ ब्रांड पर देखते हैं और वो ब्लैक कलर में आपको मिल रही है तो आप मुझसे वो ब्लू में बनवा सकते हैं, वाइट में बनवा सकते हैं, यू कैन गो फॉर एनी कलर। तो कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी फैसिलिटी है एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अच्छा भी आपने बात की कि मैं बहुत शिद्दत से एक
आई फील द नीड के जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए स्पेसिफिकली वार्डरोब इज़ लाइक अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आप ज़्यादा प्रिंटेड भी नहीं पहन सकते, आप बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े भी नहीं पहन सकते, आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न भी नहीं पहन सकते। Exactly. सो उस तरह की वार्डरोब, डू यू फील द नीड कि ऐसे ब्रांड्स को अब इस तरफ भी आना चाहिए कि कुछ हैं ब्रांड्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर लेकिन स्टिल के और ब्रांड्स इस तरह के कपड़े मॉडर्न भी हों या क्लासी भी हों जो आप एज अ वर्किंग वुमेन कैरी कर सकें। उसके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। ऑब्वियसली जितने भी कपड़े आप बना लें वर्किंग वुमेन के लिए हमेशा कम ही पड़ते हैं, बिकॉज उन्होंने डेली बाहर जाना होता है, कोई ना कोई गेट टुगेदर है, किसी फ्रेंड की बर्थडे है, कोई आपके ऑफिस में गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है। तो उसके लिए अभी जैसा कि समर्स आ चुके हैं तो आप 2-3 तरह के, एक तो ट्राउजर्स या फर्शी शलवार या जो भी आप कंफर्टेबल पहनना चाहें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अगेन आई मस्ट से अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहने, जो भी कट आपको सूट करता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। आपकी जो नेक की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जब नेक लाइन्स चूज़ करते हैं तो अपनी नेक की लेंथ को बहुत देखें, अपने फेस कट को देखें, हर चीज़ को देखते हुए आप अपने वार्डरोब में 2-3 तरह के कलर्स ऐड कर लें, जिसमें कि वाइट है, ब्लैक है एंड बेज में है, ठीक है। वो आपके इतनी ज़्यादा शर्ट्स के साथ यूज़ हो जाएगा। अगर आप लूज़ प्लाजो बनाते हैं आप उसको बीइंग अ कॉट सेट भी वेयर कर सकते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे किसी टी शर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और लॉन्ग लेंथ के साथ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम इसी तरह हम शूज़ में करते हैं तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि बेज में, न्यूड में, वाइट एंड ब्लैक, ये ट्रांसपेरेंट शूज़ आप अपने पास रखें जो कि हर ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। तो वर्किंग वुमेन के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप सिलेक्टिव कुछ ऐसी आइटम्स अपनी वार्डरोब में शामिल करें जो आप हर शर्ट के साथ वेयर कर सकती हैं। लाइक दुपट्टा, 3-4 कलर के आपके दुपट्टे अच्छे, आप प्यारे से खूबसूरत से ऑर्गेन्जा के बना लें, आप शिफॉन के ले लें, आप नेट के ले लें, 3-4 डिफरेंट फैब्रिक्स के लेके 3-4 डिफरेंट कलर्स में आप उनको रेडी करके रखें और वो आप एक्सचेंज करके पहनें। अच्छा, आपकी इस बात से आई रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है हमारे बजट्स बड़े मिनिमल हुआ करते थे, तो हम ब्लैक एंड वाइट ट्राउजर्स या शलवार अलग से और दुपट्टे मैच करके उसके कमीज़ें बड़ी कलरफुल कर लिया करते थे। और यूनिवर्सिटी में तब ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता था कि आपने प्लेन वाइट शलवार के साथ मुख्तलिफ कलर्स की चीज़ों को कैरी कर लिया, शर्ट्स पहने या सिंगल कलर में पहने। आप लाइक सेम अगर एक वाइट ड्रेस बनाते हैं, आप उसी वाइट शलवार या वाइट ट्राउजर को कितनी सारी शर्ट्स के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो उसकी वाइट शर्ट होगी आप उसको भी बहुत सारे डिफरेंट ट्राउजर्स के साथ वेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी प्लेन वाइट है, आप प्रिंटेड शलवार ले लें, आप एम्ब्रॉयडर्ड शलवार ले लें, आप कोई भी लूज प्लाजो के साथ वेयर कर लें, आप जीन्स के साथ वेयर कर लें। तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच नरगिस, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई और फैशन ट्रेंड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। गर्मियाँ आ रही हैं तो ऐसे में बहुत सारे लोग गर्मियों से बचने के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन बड़ी तदाबीर इख्तियार करती हैं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल हो, अम्ब्रेलास का इस्तेमाल हो, सबसे इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या क्या मज़ीद तदबीरें हैं जो ख़वातीन इख्तियार करती हैं गर्मियों से बचने के लिए, नताशा रहमान अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो आज मेरे हाथ में ये छतरी है क्योंकि मैंने काम करना है और साथ ही साथ आप लोगों को मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी देनी होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज घर से निकलते हुए मैं अपनी अम्ब्रेला भी साथ लेकर जाऊं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आपको पता है सनफ़े नाजुक हैं, मुख्तलिफ जतन करती हैं अपनी स्किन की हिफाजत के लिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने किन सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है, घर से निकलते हुए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि गर्मी से बचा जा सके। और साथ ही साथ आज हम दिखाएंगे आपको कि सनफ़े नाजुक जब घर से निकलती हैं तो क्या मुख्तलिफ जतन किए जाते हैं गर्मी से बचने के लिए और सूरज का जो पारा हाई है उसका मुकाबला करने के लिए। तो आइए हमारे साथ सनफ़े नाजुक की तरफ चलते हैं, उनसे गपशप लड़ाते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कौन से सन ग्लासेस का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है ताकि हमारी जो नज़र ख़राब होगी वो होने से बच जाए। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि आप अपनी ग्लासेस उतारते हैं तो आपको नज़र कुछ नहीं आता है। और ऐसे में यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ तो स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे अपनी हिफाजत की जा रही है स्किन की और क्या जतन किए जा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अम्ब्रेला इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप बेटा मुझे ये बताइएगा, छतरी पकड़ी हुई है हाथ में, इतनी चिलचिलाती धूप है, तो कैसे हिफाजत की जा रही है अपनी? ये अम्ब्रेला इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इससे बहुत यानी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वरना जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है तो बंदा तो कोई हाल ही नहीं है बंदे का। क्लास में इतनी गर्मी लगती है और यूनिवर्सिटी तो
तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो इस गर्मी में यूनिवर्सिटी आना, इसलिए अम्ब्रेला का यूज़ हो रहा है। तो इट्स मीन कि फिर गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि आपको छुट्टियां दे दें। आप ये बताओ कि सन ग्लासेस बड़े प्यारे से लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ जतन किए जाते हैं, कौन कौन से जतन किए जाते हैं? गर्मी से बचने के लिए तो लड़कियों को तो वैसे ही अपनी स्किन का बड़ा ख्याल होता है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सनस्क्रीन मस्ट लगानी चाहिए ताकि आप बच सकें। उसके बाद अम्ब्रेला यूज़ करनी चाहिए, सन ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, जिस हद तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें वो करना चाहिए, और डिस्पेंसर्स भी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। बिल्कुल जी। जो गर्मी है इससे बचने के लिए आपने मुख्तलिफ जो जतन हैं वो ज़रूर करने हैं। कुछ और लड़कियों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कैसे अपनी स्किन की हिफाजत कर रही हैं और क्या कुछ मुख्तलिफ जो जतन हैं वो किए जा रहे हैं। तो आइए तो नाज़रीन, कुछ और प्यारी सी लड़कियां हमें दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, सन ग्लासेस लगाई हुई हैं। इन्हीं को डिस्टर्ब करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या प्लान्स हैं, क्या कर रही हैं। आप ये बताओ कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, झुलसा देने वाली गर्मी है, सूरज का पारा इतना ज़्यादा हाई है, कैसे इसका मुकाबला किया जा रहा है? पानी ज़्यादा पी के, और अभी भी हम कैंटीन जा रहे थे कुछ ठंडा पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्या सन ग्लासेस भी लगाए हुए हैं? तो आपको ये आइडिया है कि ये जो सन ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि जो आप सन ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे वाले नहीं हैं। असल में जितनी धूप है ना, कुछ तो आसरा हो रहा है सन ग्लासेस से, क्योंकि आंखों में बहुत इरिटेशन हो जाती है। तो आई थिंक सन ग्लासेस पहननी चाहिए, आपको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप ये बताओ, छतरी पकड़ी हुई है हाथ में, तो आपके सन ग्लासेस कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है, आपने दिए ही नहीं। आप मेरे सन ग्लासेस ले लें, कोई बात नहीं, ले लें, आप मेरे रख लें। अच्छा ये बताओ कि कैसे आप अपनी स्किन की हिफाजत करते हो? इतनी माशाल्लाह से क्लियर आपकी स्किन है, क्या कहना चाहोगे? पानी ज़्यादा पीती हूँ बस। पानी ज़्यादा पीते हो? तो ये बताओ, सन ग्लासेस का आइडिया है कि जो सन ग्लासेस हम लोग लगाते हैं नॉर्मली, तो वो अच्छे होते हैं या नहीं होते? कभी इस बारे में पढ़ा हो आप लोगों ने? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा चलो, आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद इसीलिए। लेकिन कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो सन ग्लासेस हम लगाते हैं, क्या ये आपकी आंखों के लिए बेहतर हैं? क्या आपकी आंखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसके क्या नुकसानात होते हैं? अभी यहाँ पर हमें एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ दिखाई दी है, और एक स्टूडेंट ने हाथ पे फ़ैन पकड़ा हुआ है और हवा ली जा रही है, क्योंकि गर्मी से बचना भी है, ज़ाहिर सी बात है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो भी करनी है, हिफाजत भी अपनी की आपने ख़ुद ही करनी है, क्योंकि घरों से बाहर आप निकले हुए हैं स्टडीज़ के लिए, और फिर मुख्तलिफ जो काम काज है वो भी आप करते हैं। ये बताओ कि आप, मुझे लग रहा है कि मेडिकल के स्टूडेंट हो। जी, हम डीपीटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो गर्मी पड़ रही है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कैसे इससे बच रहे हैं आप लोग? बच्चा इस तरह ही जा सकता है, घरों से कम निकले, लेकिन हम तो मतलब हमारी मजबूरी है, यूनिवर्सिटी आना है, लेक्चर्स लेने हैं, फिर पानी ज़्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और सनब्लॉक लगाएं, वरना आप काले हो जाएंगे। और बस यही है कि धूप से ज़्यादा बचें, छाँव में बैठें, पानी पिएं। ठीक है, आप ये बताइएगा, जो आपने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं, आपको आइडिया है कि ये आपकी आंखों को धूप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी शुआएं निकलती हैं जो हम लोकल ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, या उनके जो प्लास्टिक के शीशे होते हैं, फिर शीशे के शीशे भी होते हैं, वो भी आपकी आंखों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये आइडिया है आपको? जी बिल्कुल, जैसे यूवी रेज़ होती हैं वो सन से, वो हमें लाइक आंखों को डैमेज करती हैं, हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। इस तरह से कई ज़्यादा अब तो अम्ब्रेलाज भी ऐसी आ गई हैं जो यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम सन ग्लासेस लगाएं, अम्ब्रेला का यूज़ करें, और उसके अलावा अब जैसे इतनी गर्मी आ गई, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकती है, तो हमें चाहिए ORS का यूज़ करें। तो बस यही सब ही है, और इस तरह ही बचा जा सकता है। बिल्कुल जी, इसी तरह ही बचा जा सकता है। अब हम डॉक्टर्स की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन से सन ग्लासेस का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है और कैसे गर्मी से बचने के लिए ख़ुद की हिफाजत भी करनी है। तो आइए डॉक्टर की तरफ चलते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि जो ख़वातीन आजकल सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही हैं, और नॉर्मल जो सस्ती जो सन ग्लासेस होती हैं वो जो सेल आउट होती हैं और ख़वातीन उनका इस्तेमाल करती हैं, वो कितना नुकसानदेह हो सकती हैं, और सूरज से बचने के लिए क्या कुछ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक अगर ख़वातीन या कोई भी मर्द हजरात आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप 70% सूरज की डायरेक्ट शुआओं से बच जाते हैं। तो पहले डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं और पूछते हैं इनसे, सर ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया, हमें ये बताएं कि गर्मी शदीद है, इससे बचने के लिए ख़वातीन मुख्तलिफ
जो काम है, जतन है, वो कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो हम ग्लासेस लगाते हैं ये नॉर्मल ठीक होती हैं जो सस्ती हमें मिल जाती हैं आम मार्केट्स में? देखिए, ग्लासेस लगाने का मकसद होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो सन की आ रही हैं, आप उनको अवॉइड करें, वो रिफ्लेक्ट करें उसके, ना कि अब्जॉर्ब करें। जो आम ठेलों पे या आम लोग बेच रहे हैं सड़कों पे, उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है, वो उनके सिंथेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट जो रेडिएशंस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। आप जो भी ग्लास सन ग्लासेस लें तो आप देखें उसका मटेरियल प्लास्टिक का ना हो, वो शीशे का हो। सबसे पहले ये आप देख लें, चेक कर लें। दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को ढांप के रखें। जिनके पास सन ग्लासेस नहीं है, दुपट्टा ले रही हैं, तो वो दुपट्टे को थोड़ा सा चेहरे के ऊपर लेके आएँ ताकि वो बच सके। किसी के पास अम्ब्रेला हर इंसान यहाँ पे अफोर्ड भी नहीं करता। पाकिस्तान में रुझान भी नहीं है ज़्यादा अम्ब्रेला यूज़ करने की, लेकिन आप बाहर कंट्री में जाएँ, लोग ज़्यादा मोस्टली अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। सेकेंडली, अपने आप को हाइड्रेट रखें। देखिए, जितना आप पानी पिएंगे, देखिए हमारी स्वेटिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो टिश्यूज़ को, अपने आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको हाइड्रेट रखें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को 100% पूरा कर सके। और जो फीमेल्स हैं उनको ये भी दूसरा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो वो मेकअप का जो सामान इस्तेमाल कर रही हैं उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कुछ अच्छे मेकअप भी मार्केट के अंदर हैं जो कि यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, सिर्फ सन ग्लासेस नहीं। अब कुछ कॉस्मेटिक्स की भी ऐसी प्रोडक्ट आ गई हैं जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो होते हैं कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो चेहरा आपका यूवी लाइट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, रेडिएशंस को। उसकी वजह से सनब्लॉक्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ का, आपको कहना चाह रहे हैं कि अच्छी कंपनी का इस्तेमाल? नहीं, का ब्रांड कोई भी हो, मैं बात करूंगा कि जो उसका मटेरियल हो, ये मैटर करता है। ये बताइएगा, हम सन ग्लासेस लगाते हैं तो कितना इफेक्ट होता है कि सन ग्लासेस से आपकी आंखें सेव रहती हैं, कितने फीसद सेव रहती हैं? कोई आइडिया हमें एक दे दें। जो तो कुछ ख़वातीन हैं जो आई साइड की मरीज़ हैं, जिनको आंखों के अमराज में मुब्तला है, उनके लिए तो सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। सूरज की रोशनी के अंदर वो सेफ रहता है कि 80% आप मुख्तलिफ़ किस्म के सन बर्न, जिसको आप अल्फाज में कहते हैं, जो जल जाती है आइज़ के नीचे, जो डार्क सर्कल हैं, जो जितनी भी स्किन है उसके जो बर्न्स हैं, आप उससे जल जाती हैं। दूसरा ये कि आइज़ बड़ी सेंसिटिव होती हैं आपकी, उसमें आपकी जो अपर लेयर है, जो कंजक्टिवा हम कहते हैं, जो ऊपर लेयर होती है, वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज से ये स्टडीज़ हैं कि इफेक्ट करती हैं। जो सन ग्लासेस रहेगा डेफिनेटली लेटर ऑन ओल्ड लाइफ में जाके उसकी विजन के इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, पानी का इंटेक एक दिन में कितना हमें करना है? पानी का देखें, मोस्टली 6 लीटर तो हमारा होना चाहिए ना। मतलब मैं पीना नहीं, वैसे बॉडी को कैरी करना चाहिए। तो मैं कहूँ कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर आपने रोज़ पानी का इस्तेमाल करना चाहता हो। पानी भी आपको देखें, पानी का बहुत इशू आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। पानी अगर आप मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी को गर्म करें चूल्हे पे, फिर उसके बाद ठंडा करें, फ्रीज़र में रखें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने तो सारी चीज़ें हमें बता दी हैं कि आपने जो सन ग्लासेस इस्तेमाल करने हैं वो अच्छे वाले इस्तेमाल करने हैं, और अगर कोई सनस्क्रीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन बेहतरीन रह सके और आप सूरज की डायरेक्ट छुआओं से भी बच सकें। फ़िलहाल मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करूँ, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करूँ, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, और ख़ास तौर पे मैं अपनी पानी की बॉटल अपने साथ रखती हूँ। तो आप सबने भी ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि सूरज के साथ हम मुकाबला कर सकें। अभी हमें इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। साइमा बशीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ हैं, और आज ये कुछ 2 ड्रिंक्स बनाई हैं उन्होंने। जल्दी से हमें रेसिपी बता दें इनकी। जी, फर्स्ट रेसिपी है कोको फ्रीक शेक है, जिसमें मैंने कॉफ़ी सिरप, चॉकलेट सिरप और मिल्क के साथ उसको ब्लेंड किया, और उसमें मैंने डेकोरेशन किया उसकी वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप के साथ। ठीक है। और जो दूसरा ड्रिंक है हमारा वो स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज जूस को मैंने ब्लेंड किया हनी के साथ। ओके। हाँ जी, और ये बड़ी सूदिंग और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं समर में। तो स्ट्रॉबेरी इज़ लाइक अ वेरी सीजनल फ्रूट दीज डेज, और उसमें बड़ी अच्छी और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनती है। इसमें आपने कोई सोडा टाइप भी ऐड किया या नहीं? आपने इसको बिल्कुल वो रखा है ब्लेंड करके? हाँ जी, ब्लेंड किया मैंने इसको। ओके, लवली, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया साइमा साहबा कि आप तशरीफ ले। साइमा बशीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। आज इन्होंने हमें 2 रेसिपीज़ बताई हैं ड्रिंक्स की, दे आर वेरी रिफ्रेशिंग। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।